सो वर्टस्लाविया ओनर्स, ये करके दिखाओ भाई। Engine started and we are ready to go. Now check out. Our engine is already started and we are ready to go. So this is not a comparison between any cars. This is just a feature video कि हाँ ये भी फीचर इस कार में है। मैं ट्रोल नहीं कर रहा किसी वर्टस्लाविया के ओनर को। It's just I am telling कि हाँ इस गाड़ी में ये भी एक फीचर है, which I like it. मैंने ये फीचर इंडिया में तो कम ही गाड़ियों में देखा है, तो थोड़ा यूनिक है ये। इस सेगमेंट में तो यूनिक है भाई। बाकी हेट एंड कंट्रोवर्सी अपनी जगह, जिसको अच्छा लगे, जिसको नहीं अच्छा लगे भाई, यू हैव मेनी मोर कंटेंट टू वॉच। सीधी सी बात, वरना के गाइस को तो अच्छा ही लगेगा, वर्टस वालों को पता नहीं क्यों मिर्चा लड़ी रहती है। तो हाँ, तो ये वीडियो है हमारी उस पे माइलेज टेस्ट पे। तो हमने कितना कवर किया है, तो गाइस अभी तक हमने कवर किया है 217 किलोमीटर। MID के हिसाब से 12.8 की एवरेज लेते हुए 53 की फ्यूल इकोनॉमी हमारी बची हुई है। तो लेट्स सी कितना हम और एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे। तो गाइस ये है अपना वर्ना 2024 का 1.5 टर्बो मैनुअल वेरिएंट। ये DCT नहीं है, मैनुअल है। तो कंपैरिजन को उस हिसाब से अपने माइंड में लीजिएगा। DCT विल बी गिविंग यू डिफरेंट इन ओवरऑल एक्सपीरियंस। वो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस में 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस तो मिलेगा ही सिटी यूजेज में, प्लस आपके हाईवे यूजेज में। इट डिपेंड्स कि वो 2-3 किलोमीटर है या सिमिलर है। इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर एज वेल। क्योंकि DCT मुझे ये पता है कि आपको हाईवे पे मैनुअल के सिमिलर फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव। बाकी और कई फैक्टर्स भी मैटर करते हैं इसमें। आपने अपने टायर अपग्रेड करे तो भी आपको थोड़ा बहुत फ्यूल इकोनॉमी में इशू आएगा, और अगर आपकी गाड़ी ट्यून्ड है तो भी थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी में ओपन एयर फिल्टर लगा हुआ है तो हो सकता है आप खाली फिल्टर से थोड़ा बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट मेरे सिनेरियो में जितना मैंने अभी तक गाड़ियों को समझा चलाया, आपका स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर चाहे VMC का है या KNN का है, वो ओनली फिल्टर, नथिंग एल्स, नो एग्जॉस्ट, नथिंग एल्स, वो आपको थोड़ा सा स्लाइटली बेटर स्लाइटली बेटर आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स देता है। और हाँ, मार्जिनली 1-2% का आपको फ्यूल इकोनॉमी में भी गेन दे सकता है। बाकी अभी चलते हैं अपन लोग UER की तरफ, देखते हैं क्या सीन है। भगाने को तो भाई ये गाड़ी दूसरे गियर पे ही लो, बट ये अपन लोग अभी करेंगे नहीं ज़्यादा। अभी हम UER पे 6ठे गियर पे चले जाएंगे और सिर्फ क्रूज करेंगे। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वर्टस और वर्ना में सबसे ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है कि भगा तो लोगे पर स्टेबिलिटी कहाँ है। भाई मतलब मुझे नहीं पता आपने कौन सी Hyundai कार चलाई है इससे पहले, नहीं चलाई है, बट बोलने से पहले एक बार जाके टेस्ट ड्राइव कर लो, फिर हम बात करेंगे। और मैं इस पे भी बहुत जल्दी एक वीडियो या रील बनाऊंगा कि हाँ MQB और MQB IN में डिफरेंस क्या है। आपको बहुत कंपैरिजन करना है ना, तो आप कंपैरिजन हम भी करेंगे। प्लेटफॉर्म इसका बेटर है। ग्लोबल NCAP में हाई स्पीड स्टेबिलिटी में इसमें थोड़े से पॉइंट्स कम दिए थे, बट आई हैव यूज दिस कार भाई। मैंने इसको 230 तक भी भगाया है। अब मैं और इससे ज़्यादा क्या आपके सामने खुलूँ। इसकी ट्यून्ड वेरिएंट को तो मेरे दोस्तों ने 245 तक भगाया है, एंड इट्स वेरी स्टेबल। अगर मैं कंपेयर करूँ पुरानी ऑक्टेविया से, तो ऑक्टेविया अगर 200-210 तक आपको स्टेबल फील होती थी, 220-230 तक स्टेबल फील होती थी, तो वर्टस्लाविया वैसी स्टेबिलिटी 150-170 तक ही देती है। उसके बाद दे ऑल आर इन द सेम थिंग ब्रो। सब एक ही जगह पे आ जाते हैं।
जब आपको प्राइस ब्रैकेट में कंपेयर करना है ना, अब आप A4 को नहीं कंपेयर करोगे वर्टस से, वो अभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे है। नहीं वो लोग अभी भी वो तो A4 ही चला रहे हैं अपने हिसाब से। वो तो अभी भी A4 ही चला रहे हैं। अब जो पुराने बंदे थे जिनके पास अपनी इवन वेंटो थी, या जिसके पास रैपिड थी, जिसके पास एमियो थी, भाई वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म की गाड़ियां चला रहे थे। उनको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, उनको पता है रिजिडिटी क्या है, उनको पता है कि व्हाट्स एक्चुअल स्टील, कौन सी स्टील उसमें यूज हो रही है, कितने टॉर्जन पे है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। आपकी MQB IN में इंडियन लोकल प्रोडक्शन जो कर दी है इन्होंने 93% के आसपास, वो फिर सेम ही ब्रैकेट में लाया है भाई सबको। इसके भी पार्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, उसके भी पार्ट्स इंडिया में बन रहे हैं। ये भी कोरिया से नहीं मंगा रहा, वो भी जर्मनी से नहीं मंगा रहा। तो फर्क किस चीज का है भरावा? सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म, ब्रांड, इंजन, उस पे आप करो डिबेट, उस पे आप बहसो। ठीक है भाई, बढ़िया चलती होगी, बट हमें वही मजा या उससे ज्यादा मजा ना भाई 4 लाख रुपए कम में मिल रहा है, तो हम तो इसी को एंजॉय करेंगे। और जब ऐसा भी नहीं है कि हमने जर्मन कार चलाई नहीं या रखी नहीं, जिस चीज में जहां मजा आ रहा है उस चीज को वहां एंजॉय करना चाहिए। बाकी अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है इसकी। इस फ्यूल टैंक के बाद हम शूट करेंगे एक कंप्लीट 0 to 100 वीडियो, अच्छी 0 to 100, देन एक 100 to 150 या 100 to 180 तक का पुल कितनी देर में लेती है, समथिंग सिमिलर टू दैट। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो क्या आपको चाहिए, वरना में क्या अपने को कंपेयर करना है, क्या क्या वीडियोस डालनी है। वर्टस से भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, वर्टस अगर मेरे किसी नोन के पास निकलती है जो कि दे देगा मुझे एक दिन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो यार मेरे पास वर्टस नहीं है, तो उस पर कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। और फिलहाल मुझे बनानी भी नहीं है भाई, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। जब मेरे पास होगा ऑप्शन तो मैं उससे भी कंपेयर कर दूंगा। अब अपन लोग सिंस स्टार्ट अपन चल चुके हैं 6 किलोमीटर गाइस, और 16.5 की एवरेज दे रही है ये UER पे मुझे। ट्रैफिक कंडीशंस आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स मोड पे कार है, और जितने वीडियो आपने देखी होगी बीच बीच में मैंने 1-2 पुल भी ले लिए हैं इससे। सो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया पैकेज है भाई, इंजॉय भी करना है, फ्यूल इकॉनमी भी निकालनी है, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन भी चाहिए, आपको काफ़ी चीज़ें हैं यार जिसको आपको कंसीडर करना है। एंड अब तो जहाँ मुझे याद है जब मैंने अपनी रॉक्स खरीदी थी, सो आई वॉज कंसीडरिंग कि मैं वर्टस ले लूँ तो मेरे पास दोनों गाड़ियाँ हो जाएंगी इंजॉय करने के लिए, वरना भी हो जाएगी, वर्टस भी हो जाएगी। तो 1.5 में मैनुअल डिसकंटिन्यू हो चुका था जब मैंने सोचा था, उसके काफ़ी टाइम पहले ही सिर्फ DSG का ऑप्शन था। एंड स्लाविया में नहीं हुआ था, बट स्लाविया मुझे नहीं पसंद आई, क्योंकि यार मैंने अपनी लाइफ में एक सेडान इससे पहले जो ओन करी है वो मेरे पास थी क्रूज इंडिया में। इंडिया के बाहर था तो मेरे पास वहाँ चार्जर थी, तो मुझे स्पेस चाहिए भाई, और स्पेस तो इस गाड़ी में है, वरना में वर्टस से ज़्यादा स्पेस है। इसमें कॉम्पैक्ट नहीं फील होता, उसमें वो कॉम्पैक्ट फील होती है मेरे को। एंड मुझे नहीं पता, आपको C सेगमेंट सेडान एंजॉय करनी है तो करते रहो, उसको कंपेयर करते रहो D सेगमेंट से, बट वो अर्ली D सेगमेंट में भी नहीं आती है। इसमें ओवरऑल स्पेस बहुत है, मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूँ, मेरी अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है, इधर भी स्पेस है, हाथ रखने के लिए स्पेस है, पैसेंजर को पैसेंजर कंफर्टेबल है, दोनों देख लो आप हमारे को पैसेंजर को। यहाँ आर्मरेस्ट पे मैंने हाथ रखा है, मेरे भाई का भी हाथ आ जाएगा। रियर सीट पे भी इनफ स्पेस है, अभी तो वहाँ पर रियर सीट पैसेंजर्स नहीं है, बट मतलब मेरी हाइट का बंदा 5'11", 6 का बंदा आराम से पीछे बैठ जाता है, जब मेरी ही हाइट का बंदा आगे भी बैठा हो। अगर आगे कोई छोटा बैठा है तो भाई पीछे तो और स्पेस है, तो अगर पीछे छोटे बच्चे बैठे हैं तो आपको क्या ही कहने। अब मेरे पास जब क्रूज थी तो मैं हमेशा कंप्लेन करता था कि उसकी रियर सीट में स्पेस नहीं है। वो गाड़ी डिजाइन ही थी सिर्फ स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए, आगे 2 लोग बैठे, पीछे किड्स, दैट्स इट। बट ये गाड़ी है यार, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, कोई कमी नहीं है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ब्रो, इट्स ऑल अबाउट द डील। इफ यू आर गेटिंग अ गुड डील
मुझे 4-5 लाख, मुझे नहीं पता जिनको नहीं चुभते होंगे, बट मुझे तो 4 लाख वेस्ट ऑफ मनी लग रहे थे, तो मैंने तो इसको आग बंद करके उठा लिया। और स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे ना गाइस, ये लो कितनी स्टेबिलिटी चाहिए भाई। एक उंगली से स्टीयरिंग चलाते हैं इसका, जब मन करता है कट मार लेते हैं, जैसे मन करता है वैसे इसको संभाल लेते हैं, भगाना होता है भगा भी लेते हैं। तो कोई कभी तो नहीं है भाई मेरे नज़र में। ब्रेक, हाँ एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि Hyundai को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। ज़्यादा तारीफ की जगह एक आधी चीज़ें मैं भी बोल देता हूँ कि कमियाँ भी हैं। उसमें सबसे टॉप पे जो चीज़ मुझे फील होती है कभी कभार वो है ब्रेकिंग, क्योंकि मेरी DCT नहीं है तो इसमें रियर डिस्क ब्रेक्स नहीं है। DCT में ही आती थी रियर डिस्क ब्रेक, मैनुअल टर्बो में रियर डिस्क का ऑप्शन नहीं है, तो अपने पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि हम फ्रंट डिस्क वेरिएंट ही उठाना, क्योंकि अपने को मैनुअल चाहिए थी। इसमें मुझे कभी कभार थोड़ी ब्रेक की कमी लगती है, वो भी अगर आपको बताऊं तो 170-180 प्लस पे ही, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो सही है इसकी ब्रेकिंग, कोई इश्यू नहीं फील कराती। 170-180 पे भी मैं आपको तब कह रहा हूँ जब आप बहुत ही एग्रेसिवली ड्राइव कर रहे हो और बहुत फ्रीक्वेंट ब्रेक्स की नीड पड़ रही है। अगर आप एक एक्सप्रेस वे पे पुल ले रहे हो या अगर आप ट्रैक डे कर रहे हो कि आपको कॉर्नरिंग पे चाहिए ब्रेक क्रेजी, तो आपको थोड़ी कमी लग सकती है कुछ कुछ जगहों पे, बट उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। इवन ऑडी हो, वोक्सवैगन हो, कोई भी गाड़ी हो, GM ग्रुप की गाड़ी हो, किसी की भी गाड़ी हो, लोगों को आप जब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उनको ट्रैक डेज ही करने होते हैं तो वो ब्रेक लाइंस चेंज करते हैं, अपनी डिस्क चेंज करते हैं, अपने कैलिपर्स चेंज करते हैं। तो वो कंपैरिजन पे ना जाओ, आप रेगुलर सिटी ड्राइव पे रहो कि डे टू डे लाइफ में आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप कभी हाईवे पुल ले रहे हो, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आपने थोड़ी भगा ली, उस टाइम्स में क्या एक्सपीरियंस है, तो ब्रेक का कोई इशू नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप 170-180 कंटिन्यूअस स्पिरिटेड ड्राइविंग कर रहे हो और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आपको यूज करनी पड़ रही हैं, तो थोड़ा कहीं इश्यू लगता है। उसमें भी मैंने इसमें आफ्टर मार्केट पैड्स यूज करे, DBA के ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, which gave me comparatively very good response compared to stock, but stock भी इसके overall ओके है यार। रेगुलर मतलब एक कस्टमर के लिए जिसने इतनी स्पिरिटेड ड्राइविंग नहीं करनी है, उसको डे टू डे लाइफ में अच्छी गाड़ी चाहिए कि वो अपना एंजॉय कर सके, भगा सके जब उसका मन है, तो उसको कोई कमी नहीं लगेगी। और इसमें अपने पास ब्रेम्बो का भी ऑप्शन है ब्रेक्स में, तो दैट्स सो नाउ गाइस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 14 kilometers and with a fuel economy of 18.6 kilometers per liter and we still have a range of 50 kilometers left. तो अभी तक तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है गाड़ी। बाकी एक्यूमुलेटेड इन्फो, सॉरी सिंस रिफ्यूलिंग का जो इन्फो है उसमें भी अपग्रेड होके 13 kmpl तक पहुंच चुकी है अपनी फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि हम अब थोड़ा हाईवे ड्राइव पे भी आ गए हैं, बिल्कुल सिटी ड्राइव के अंदर नहीं है। तो दिस वीडियो इज अ मिक्स ऑफ बोथ। आपको थोड़ा सिटी ड्राइव है, थोड़ा हाईवे ड्राइव है, तो जो मंडे टू फ्राइडे अपना ऑफिस करते हैं, ये उनके कम्यूट के हिसाब से वीडियो डिजाइंड है कि आपको एक वीकली कम्यूट में ये गाड़ी कैसा फ्यूल इकोनॉमी देगी। तो दिस इज नॉट अ सिंगल सिटी ट्रैफिक और अ हाईवे ट्रैफिक ब्लॉग, इट्स अ वीकली यूजेज ब्लॉग कि आपको एक वीक के यूजेज में हर तरीके के सिनेरियो में कैसा फ्यूल इकोनॉमी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एक टर्बो मैनुअल इंजन से। बाकी 232 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। इस गाड़ी में एक चीज़ और भी अच्छी है, इसमें एक एक्यूमुलेटेड इन्फो है जिसमें हमने 63,528 किलोमीटर में 2106 घंटे इंजन चला है हमारा, और 13.3 की तो एवरेज इसने हमें MID के हिसाब से हर सिनेरियो में दी है। तो आप देख सकते हो कि इतना इन्फॉर्मेशन तो इसमें सिंपल सामने विजिबल है। बाकी इसमें ट्रिप का कोई ऑप्शन नहीं है इस गाड़ी में, काफ़ी नई गाड़ियों में ये चीज़ हट गई है। तो आपका 5 लीटर तेल पड़ते सिंस रिफ्यूलिंग रीसेट हो जाता है, तो सिंस रिफ्यूलिंग से आप एक अच्छा एवरेज एस्टिमेट कर सकते हो। टैंक टू टैंक सिनेरियो तो बेस्ट होता है, बट ये सिंस रिफ्यूलिंग वाला ऑप्शन भी एक अच्छा वे है कैलकुलेट करने का। एक आपको अप्रॉक्स 97-98% की एक्यूरेसी तो ये दे ही देता है, बट स्टिल
बेस्ट इन सेगमेंट तो मैं अभी भी कहूंगा कि टैंक टू टैंक मेथड ही है। टैंक टू टैंक मेथड जितना एक्यूरेसी कोई नहीं देगा। तो वो भी हम करेंगे, वो फ्यूल टेस्ट भी हम करेंगे जब हम इसको किसी नेक्स्ट ट्रिप पे लेके जाएंगे। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, सो मैनी मोर वीडियोस टू कम। अभी तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, वी हैव मैनी मोर थिंग्स टू कम। सो गाइस, वी हैव कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर्स जब से हम गाड़ी घर से निकाली है हमने, और हमारे MID पे 21.7 की एवरेज दिखा रही है हमारी गाड़ी। और हमारे पास 45 की रेंज बची है जहां से हमने वीडियो शुरुआत करी थी। नहीं, हमने जो वीडियो शूट करनी शुरू करी थी तो यहाँ पर 45 की फ्यूल रेंज बची थी। हमने डिस्कशन किया था तो 53 बची थी। जब हमने सोचा था कि वीडियो बना लेते हैं इस पे, हमने गाड़ी स्टार्ट करी थी, हमने डिस्कशन किया था ना कि वीडियो शूट कर सकते हैं, तब हमारे पास 53 की रेंज थी। फिर वीडियो शूट करना स्टार्ट करते आते आते हमारे पास 45 की बची थी। यहाँ जो आप गलत हो सकते हो सब, हाँ, आप गलत हो सकते हैं। अपनी वीडियो दोबारा देखिएगा। मैंने देखा है अपनी वीडियो, 50 की तो रेंज थी। आई थिंक 45 की रेंज थी। चलो जो भी है गाइस, आप लोगों ने वीडियो देखी है मेरी, आप बताना। बाकी अब हम लोग द्वारका की तरफ वापस मुड़ रहे हैं। ये शूट खत्म करने के बाद देखते हैं हमारे पास फ्यूल इकोनॉमी कितनी बचती है। अभी भी गाड़ी मेरी 45 पे टिकी हुई है एक्यूमुलेटेड। और फिर आता है सिंस रिफ्यूलिंग 245 किलोमीटर गाइस हम चल चुके हैं 2160 के तेल में, 13.4 की एवरेज ओवरऑल निकालते हुए, और 8 घंटे 26 मिनट का हमारा इंजन रन टाइम। तो अब हम लोग एक्सप्रेस वे जैसे सिनेरियोज में तो थोड़ा तेज चल ही सकते हैं। तो ये एक्सप्रेस वे पे गाड़ी की एवरेज स्पीड हमारी 90 to 110 के बीच में ही रही है इस वीडियो के शूट के दौरान। जब ज़्यादा कुछ ट्रैफिक आ रहा है सो वी आर स्लोइंग इट डाउन अ बिट, बट यूजुअली वी आर ट्राइंग टू कीप हर बिटवीन 80 to 110। हमारे पास फ्यूल का आ गया है मार्क कि तेल डलवा लो, तेल कम है भाई, 41 की रेंज बची है। और चलो थोड़ा तो खींच ही लेंगे। सो इस रिव्यू में मैंने क्रूज कंट्रोल का यूज नहीं करा है ताकि थोड़ा और हम नेचुरल रख सकें इस वीडियो को, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत कम लोग ही हैं जो क्रूज कंट्रोल यूज करते हैं। जो भी इवन एक्सप्रेसवेज यूज करते हैं, चाहे UER हो चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो, अपने डे टू डे कम्यूट में, वो भी आई डोंट थिंक सी कि वो यूज करते होंगे क्रूज कंट्रोल, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है। वैसे ही शाम के टाइम ऑफिस आते जाते टाइम के ड्यूरेशन में तो चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे हो चाहे UER, दोनों पे इतना ट्रैफिक होता है कि आप कंफर्टेबली क्रूज कंट्रोल नहीं यूज कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को और नेचुरल रखने के लिए क्रूज कंट्रोल का कोई यूज किया ही नहीं है। तो अभी हम लोग के पास 40 की रेंज बची है। अब हम सीधे इसको लेके जा रहे हैं फ्यूल स्टेशन। वही फ्यूल स्टेशन लेके जाएंगे जहां हमने लास्ट फ्यूल अप किया था इसको। लेट्स सी, बाकी अभी कंटिन्यू करता हूँ इस वीडियो को गाइस। सो नाउ वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 34 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट, और हमने 41 किलोमीटर कवर किए हैं लास्ट 44 मिनट्स में जब से इंजन चल रहा है 22.1 के एवरेज के साथ। अपने पास सेंस रिफ्यूलिंग पे 258.2 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी, 13.7 की एवरेज निकालते हुए। तो देख लो गाइस, इतना बुरा भी एवरेज नहीं देते टर्बो इंजन्स, वो भी मैनुअल है तो बहुत ही अच्छा एवरेज निकाल सकते हो आप। बाकी एट द एंड द बिगेस्ट फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। जितना ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, जैसे अपने फैज भाई बोलते हैं ना, गिव अर द बीन्स, तो जितने बीन्स लोगे उतना ज़्यादा एवरेज कम देगा भाई।
जितना एंजॉय करना है करोगे भाई, उतनी कम एवरेज देगी, सीधी सी बात है। वो ग्राफ बहुत साथ में चलता है, जितना तेज एक्सेलरेशन उतना कम फ्यूल भाई। खत्म ही करेगी फिर सीधे। और अगर हम अभी वैसे स्पिरिटेड ड्राइविंग जैसे होती है कर रहे होते, चला रहे होते, तो अभी तक इसका फ्यूल ये 33 की रेंज नहीं बचती भाई, ये 20 भी ना बची होती। बाकी गडकरी जी ने तो यार बहुत बढ़िया काम किया ऐसी रोड्स बना के। अगर ऐसी रोड्स हैं हमारे हर जगह और ट्रैफिक कम रहे तो वैसे ही एवरेज अच्छी रहे गाड़ियों की। और मेन रीज़न दिल्ली के आसपास ऐसी रोड्स देने का, थोड़ा कंजेशन कम करने का यही है कि ज़्यादा कम गाड़ियाँ स्लो डाउन हो, ज़्यादा कम गियर शिफ्टिंग हो, ज़्यादा कम रुकें, तो कम से कम पॉल्यूशन हो। अब गाड़ियों को तो रोक नहीं सकते, तो कम से कम उनके फ्लो को तो बढ़ा सकते हो। बाकी यार हाँ भाई, अगर गाड़ियों का फ्लो अच्छा रहेगा, ट्रैफिक कम लगेगा, तो सिंपल सी बात है ना, स्मूथली रहेगी, कम गियर शिफ्टिंग होगी, कम रेड लाइट्स पे गाड़ियां रुकेंगी। अब इस पे देख लो 52 किलोमीटर में अब एक्सप्रेस वे पूरा दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने तक निकाल रहा है। अब ये अंदर से आ जाओ, कम से कम 50 लाइटें पार करके आओगे, और 50 लाइटों पे रुकोगे, उतनी देर फ्यूल बर्न होगा। 50 कम से कम 150 बार गियर शिफ्टिंग करोगे, कम से कम 150 बार ब्रेक लगाओगे, वहाँ भी फ्यूल एक्सेसिव बर्न होगा। यहाँ क्या है कि आप कम से कम एक कांस्टेंट पेस पे चल सकते हो, गाड़ी भी अपना ऑप्टिमम निकालती है, बाहर का टेम्परेचर भी गाड़ी का कम रहता है ट्रैफिक के हिसाब से, तो वैसे भी एफिशिएंसी और अच्छी रहती है इंजन की। गडकरी जी ने कुछ कुछ चीज़ें तो सोची हैं। बाकी यार बस इथेनॉल वाला केल कम कर दो, 27% पे ना लेके जाना, वरना ये जो ओनर्स हैं जिन्होंने 2023-21 से स्टैंडर्डाइज हुआ था, 23 के बाद वाली जितनी गाड़ी हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी है। 27% इथेनॉल, 30 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट, 261.5 किलोमीटर्स डन। बाकी हम लोग गाइस कंटिन्यू ही रखेंगे इस वीडियो को। अब हम सीधे फ्यूल स्टेशन की तरफ ही जा रहे हैं, देखते हैं कितना और फ्यूल इकोनॉमी निकाल सकते हैं। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 270-272 किलोमीटर तो हम लोग चल ही जाएंगे, फिर ही हम फ्यूल डलवाएंगे। ये 275 अप्रॉक्स 275 किलोमीटर चल जाएंगे हम। इधर से आता हूँ, मेरे को अपनी थार की याद आ जाती है। अभी लगेंगे गाइज उसमें 15 दिन लगेंगे, 20 दिन। थार भी अपनी वापस आ जाएगी, तब उसमें भी कंटेंट दोबारा रिज्यूम करते हैं। उसमें कहीं घूमने भी जाएंगे, फिर घूमने के ब्लॉग्स भी डालेंगे, गाड़ी के भी रिव्यूज़ देंगे थोड़े बहुत। बाकी अभी जाके यार गाड़ी डीलरशिप से मांगी नहीं जा रही है और खुद कोई दे नहीं रहा है, तो थोड़ा ऑडियंस बिल्डअप करो ताकि और अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंच सके। मैं थोड़ा रियलिस्टिक रिव्यू देने में बिलीव करता हूँ कि कुछ दिन यूज़ करो फिर आप रिव्यू दो, क्योंकि पेड रिव्यूज़ तो बहुत है यूट्यूब पे। गाड़ी के ब्लॉगर्स जितने भी हैं, मोस्टली मैं सबका किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ आप सबको ही पता है कि भाई कैसे काम करती है इंडस्ट्री। अपने ऑथेंटिक रिव्यूअर्स कम है जिन्होंने एकदम आपको टू द पॉइंट चीज़ें बतानी है। मैं खुद सीख रहा हूँ, जैसे जैसे आप कमेंट्स करोगे, जैसे जैसे आप सजेशंस दोगे, तो मेरे भी आइडियाज़ और स्प्रेड होंगे कि हाँ इस चीज़ पे भी मैं बना सकता हूँ, ये चीज़ भी मैं अगली वीडियो में कवर कर सकता हूँ। इस ड्राइवर वाले को देखो, हाँ आजा, तमीज ही नहीं है लोगों को हाईवे पे चलने की। अब स्कॉर्पियो देखो, ये नहीं आएंगे सर, जानते हैं सारे महिंद्रा वाले खराब नहीं है गाइस। स्कॉर्पियो वाले और थार वाले जो बदनाम किए हैं हमने, सारे नहीं है वैसे। देन वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी गाइस।
मुझे तो कोई कमी नहीं लगती गाइस स्टेबिलिटी में। जिनको लग रही है उन्होंने शायद गाड़ियां कम चलाई हैं लाइफ में। एक गाड़ी यूज कर लेने से रिव्यूअर नहीं बन जाते भाइयों। अलग अलग चीजें चलाओ, अलग अलग सेगमेंट एक्सप्लोर करो, सेम सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स चलाओ, तब आप अच्छा कंपैरिजन कर पाओगे कि हाँ क्या चीज़ बुरी है क्या चीज़ अच्छी है। सिर्फ एक चीज़ को लेके यूज़ करके उसी के अच्छे अच्छे बोल के उसे रिव्यू नहीं करते। बाकी यार अब ड्राइवर वाइवर क्या आएंगे क्या बराबर। मैं तो भाई आराम से ही था, वो भाई मेरा आ गया बीच में तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा फन कर लें। और फन तो पूरा कराती है भाई ये गाड़ी। पकड़ो जरा थोड़ी वीडियो बनाओ, थोड़ा फन कर लेते हैं। पीछे और आप पीछे से अच्छे से शूट करिए कालरा साहब, कंटेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए हमारे। तो गाइस अब अपने पास आखिरी 10 किलोमीटर बचे हैं, तो इस 10 किलोमीटर में थोड़ी सी स्पिरिटेड ड्राइविंग को एंजॉय कर लेते हैं, फिर फ्यूल अप तो कराना ही है। 130 वगैरह 130 140 पे तो क्रूज करना है इस कार के लिए, वो मजाक ही है भाई। RPM and we are at already 145, 147, 150, 151। अभी तो दाब रहा हूँ भाई, थोड़ा पंजा कम है क्योंकि थोड़े कर्व्स भी हैं और ट्रैफिक भी है। MG ही कहते। So थोड़ी देर का फन and now we are left at 22 kilometers की रेंज, 269 kilometers done, 13.7। फन भी जरूरी है दोस्तों, सिर्फ पूरे वीक जो गाड़ी चलाएगा एक बार तो फन लेगा ही ना। तो उस एक बार के फन का हमने आपको हिसाब दे दिया। So we have covered approximately 274.7 kilometers with a range left of 18 kilometers। 18 किलोमीटर की रेंज बची है भाइयों, और 274.7 किलोमीटर पे हम लोग आ चुके हैं। हमने 275 मैंने बोला था, और हम फ्यूल स्टेशन 275 पे ही पहुंच जाएंगे, तो ठीक था। बाकी इस गाड़ी का सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है यार। So we have reached our fuel station। अब अपने पास पावर इधर है ना, उधर ही पावर है। अपने पास फ्यूल तो इधर डलना है ना। So we had to change the fuel station। उधर था भीड़ और पावर इधर भी आ चुका है अब इनके पास। पावर 95। कार ऑफ। भैया 2160 का डाल दो पावर। तो हमने गाइस 2160 का ही फिर से फ्यूल अप किया है, एग्जैक्टली सेम अप्रॉक्सीमेटली 21 लीटर आएगा। तो जितने किलोमीटर चली है 275 में, अभी 18 की रेंज बची थी जब हमने फ्यूल इसमें लास्ट टाइम डलवाया था, तब मुझे याद है अपने पास 10-12 की रेंज बची थी।
तो हम इस कैलकुलेशन को और स्मूथ रखने के लिए 280 से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लीटर्स जितना हमने डलवाना है। तो आप एक एवरेज अप्रॉक्स सिटी एवरेज का आइडिया लग जाएगा। सो है वी आर 2160 21.808 लीटर तेल पड़ा है अपनी गाड़ी में। सो लेट्स सी, हमने गाड़ी में फ्यूल अप तो करा लिया, बाकी सिंस रिफ्यूलिंग मीटर हमारा 0 हो चुका है गाइस। आपको पता होगा ड्राइव इन्फो हमारा वही है 19.9, 58.3 किलोमीटर हमने कवर किए थे अभी। बाकी आधे घंटे बाद गाड़ी बंद होने के रीसेट होता है। हमने 275 के हिसाब से कैलकुलेट किया तो आपका 13.09 की रेंज आई है। और आप इसको 280 के हिसाब से करो एक बारी, क्योंकि हमारे लास्ट टाइम 10 से 12 की फ्यूल बचा था, अब 18 से 20 बचा था। 290 डिवाइडेड बाय 21.08, हाँ 21.1, तो 13.74। सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑन अ वीकली एवरेज ऑफिस रन्स आपको ये गाड़ी 13.5 से 14 की फ्यूल इकोनॉमी दे सकती है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत हाईवे ड्राइव्स भी हो सकती हैं और बाकी मोस्टली सिटी ड्राइव एंड थोड़ी बहुत स्पिरिटेड ड्राइविंग भी इंक्लूडेड है। आप इससे बेटर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं आपको यूट्यूब पे इससे ज़्यादा माइलेज की वीडियोस भी दिख सकती हैं। सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम ऑफ ड्राइवर। तो अगर सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी एक्सट्रैक्ट करने की वीडियोस चाहिए आपको तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। हम इसको एक लॉन्ग हाईवे रन पे ले जाएंगे, 1000 रुपये का तेल डलवा के सिर्फ 10 लीटर तेल में आपको एक एक्सप्रेसवे रन की वीडियो शूट करके दिखा देंगे, या एक टैंक टू टैंक की रेंज की वीडियो शूट करके दिखा देंगे। सो वट एवर यू गाइज वॉन्ट, जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।